हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान आप लोग का होने वाला है 7 तारीख को, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे लघुत्तरी हो या लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बस इतना ही होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन मैं मुंह से बताता भी रहूंगा और उसको सॉल्व जो होना रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत बहुविकल्पी जो रहेंगे उनको मैं सॉल्व बता देंगे, ताकि आप लोग को उसका ज्ञान अभी मिल सके और इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ताकि ये बोर्ड में जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इस वीडियो का जानकारी ले सकें, ठीक है। ताकि वो भी अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा सा अच्छा अंक प्राप्त करें। चलिए, समय ना लेते हुए सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है मेरे पास, उनको मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, पूछ सकता है आशुद्ध जल का जो मोलरता होता है वो कितना होता है। तो आशुद्ध जल की जो मोलरता होता है भैया, वो 55.56, ठीक है, मोलरता होता है, ठीक। आगे बढ़िए, कह रहा 90 ग्राम, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मूल प्रभाज। तो ग्लूकोज का मूल प्रभाज जो हो जाएगा भैया 0.0019, ठीक है। क्या पूछा है, 90 ग्राम जल है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ठीक है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना था। तो मोल प्रभाज का फार्मूला आप लगा लीजिएगा, क्या, विलय के मोलों संख्या बटाए विलयन के मोलों की संख्या, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो क्या पूछा, विलयन। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत गड़बड़ रहता है भैया कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आंसर गलत करके आ जाते, कभी कभी देता है नहीं है और कभी कभी देता है। तो अभी मैं क्या बोला हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिए। दिया है पृष्ठ तनाव, सायानता, प्रासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता। तो पूछा है ना, तो इसमें प्रासरण दाब आपका क्या होगा, आपका अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। फिर इसी पे अगला क्वेश्चन मैं बना दिया हूं तुरंत, कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा भैया, दिया पृष्ठ तनाव, प्रासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो आपका दोनों इसमें जो पीछे जो पृष्ठ तनाव बोला गया है, पृष्ठ तनाव आपका क्या है, इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बाकी प्रासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन आपका क्या है, वह विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सर्वाधिक प्रासरण दाब है, यानी किस विलयन का प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। तो यहाँ मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, उसके बाद टिक करूंगा किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, जिसे दे दिया हो एक यम आपका KCl, फिर दूसरा ऑप्शन एक यम NH4 का होल थ्राइस PO4, फिर दे दे एक यम BaCl2, फिर एक यम C6H12O6। यानी ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, यहाँ आपका सी और ये आपका डी। चारों ऑप्शन लिख दिए गए हैं। पूछ रहा है सबसे ज्यादा जो होगा क्या, वाष्प दाब प्रासरण दाब किस चीज का होगा। तो प्रासरण दाब किसका सबसे ज्यादा होगा भैया, जो अमोनियम फास्फेट है, इसका प्रासरण दाब सबसे आपका अधिक होगा। किसका, अमोनियम फास्फेट का प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है, कॉपर सल्फेट उपस्थित है, तो इसकी तुल्यांकी चालकता 91 ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। तो इसकी चालकता क्या होगी भैया। तो इसका जो चालकता होगा, देखिए सवाल में जो जो दिया है उसको आप सुनते रहिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको दिया है क्या, जो उसका लीटर दिया है 2.54 लीटर दिया है, और पूछा है क्या तुल्यांक की चालकता 91 ओम, ठीक है। और चालकता पूछा है भैया, तो चालकता जो होगा 2.9 गुणे 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो आपका होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या करा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर। तो इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है भैया, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। तो भैया सब पर निर्भर करता है। विलयन जो होता है इलेक्ट्रोड विभव जिसका होता है, वो विलयन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और उसकी मोलरता पर भी निर्भर करता है।
तो आपके सभी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया है, कुछ जैसे सवाल टाइप का दिया है, 4 तत्व दिए हैं, उनका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। और करें इनके माइक्रोड विभव विभव क्रमशः दिया है 2.-2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। तो क्या है सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन होगा? तो भैया जिसका जितना माइनस रहेगा, जितना ज्यादा अधिक माइनस उतना ज्यादा प्रबल अपचायक। तो सबसे ज्यादा माइनस किसका है? -2.90 का। तो ये किसका भैया? ए का। जो ए तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या, इलेक्ट्रॉन विभव कह रहे हैं, प्रबल अपचायक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल दिया है, कराई एल आई बी एन ए एम जी के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +3.05 +2.75 +2.71 +2.37 वोल्ट है। इसमें सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक भैया, तो जिसका प्लस सबसे कम होगा, जिसका प्लस में या कहिए सबसे ज्यादा प्लस में क्या हो, कम हो, वही आपका क्या प्रबल ऑक्सीकारक। तो बताइए एक कहा +3, एक का 2.75 2.71, तो एक है 2.37, जो किसका है? एम जी का है। बोला गया ना, एल आई का, बी ए का, एन ए का, एम जी का क्रमशः दिया गया था। तो 2.37 जो होगा आपका क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इस प्रकार इसमें क्रम भी पूछ सकता है, ऐसे धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव देकर आपका क्रम पूछ सकता है कि बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, घटता हुआ क्रम लिखिए। तो आप माइनस प्लस देख के देखिए, जिसका माइनस ज्यादा रहेगा उसका सक्रियता सबसे ज्यादा रहेगा, और जिसका माइनस प्लस ज्यादा रहेगा उसका सक्रियता कम रहेगा। उसके हिसाब से आप कम बेसी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित 4 रंगहीन लवण के विलयन पृथक पृथक परनली में रखे जाते हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई जाती है। तो कौन सा विलयन अंत में नीला रंग देगा? तो दिया है क्या, देखिए अगर तांबे की पट्टी में डुबोया जाता है तो भैया, तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या होता है? सिल्वर नाइट AgNO3, ये जो आपका होता है भैया, ये हमेशा क्या होगा, या फिर AgNO3 लीजिए, क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। AgNO3 है, ये आपका क्या होगा? ये नीला रंग देगा। कौन सा रंग देगा? नीला रंग। ठीक भैया, कौन सा रंग देगा? नीला रंग देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है आपका प्रथम कोट की अपक्रिया से। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का जो सूत्र होता है क्या होता है? व्यंजक। अगर प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, या फिर व्यंजक क्या होता है? तो होता क्या भैया, k बराबर 2.303 बटे टी, और यहाँ जाएगा log 10 पावर a बट्टा a माइनस एक्स। ये आपके प्रथम कोट की अपक्रिया का क्या हो गया भैया? वेग स्थिरांक हो गया, ठीक है। फिर कह रहा प्रथम कोट की अपक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा वाला समय होता है कितना? तो 90% पूर्ण होने जो लगा समय है वो 3.5 के 3.3 गुना होता है। टी हाफ के कितना होता है? 3.3 गुना। अगर 90% अपक्रिया पूर्ण हो गई है तो अर्धायु काल के 3.3 गुना पूर्ण हो चुकी होती है, ठीक है। चलिए आगे पूछता है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या होगा? वेग नियतांक का मात्रक पूछ रहा है। वेग नियतांक का क्या पूछ रहा है? मात्रक, ठीक है। तो वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा शून्य कोट के लिए? चलिए हाँ जाइए, शून्य कोटि का मात्रक, मात्रक क्या होगा भैया? मोल, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल प्रति लीटर सेकंड कह सकते हैं भैया, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका क्या है? शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, आ रहा है क्या आपका? देखिए ध्यान से, नेशनल अभिकर्मक। देखिए भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो पूछ लेता है बच्चे नहीं जान पाते कि क्या है। ये उपसा संयोजन यौगिक से है, थोड़ा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है एक ही नंबर, एक नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। नेशनल अभिकर्मक, तो इसका फार्मूला होता है भैया, वही नोट कर लीजिए, केवल बस K2Hg I4 और प्लस इसमें KOH अगर जुड़ जाता है, इसको तो नेशनल अभिकर्मक बोला जाता है। यानी कि पोटेशियम मरकरी आयोडाइड में अगर क्या जुड़ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है, तो आपका नेशनल अभिकर्मक हो जाता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी कौन से आते पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व में 4d श्रेणी का तत्व है। तो देखिए भैया इसमें ऑप्शन देगा, ठीक है। तो दिया है क्या आपका? खाली नंबर दिया 37A, 47B, 57C
और 30D, यानी कह रहा कि 4D श्रेणी का, किस श्रेणी का? 4D श्रेणी का, इसमें से कौन सा है? तो बताइए भैया, 4D श्रेणी पूछा ना, इसमें 4D श्रेणी का कौन सा हो जाएगा? 47 वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 47 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4D श्रेणी का आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप संयोजन यौगिक नहीं देता है? देखिए अब आयन पूछ रहा ना, यहाँ दिया है Na, Cr, Co, Cr। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कौन सा आयन जो होगा, यानी आयन तो अब नहीं लिखे हैं लेकिन आयन जान लीजिए, कौन सा आयन इसमें जो होगा वो उप संयोजन यौगिक नहीं बनाएगा। तो आपको पता है जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उप संयोजन यौगिक बनाते हैं, उप सह संयोजन यौगिक क्या करेंगे? बनाएंगे। तो यही तो आपका बच रहा केवल एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का ये क्या होगा? यानी आपका उप संयोजन यौगिक नहीं बनाएगा, कभी भी उप संयोजन यौगिक नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एक दिया सूत्र है आपका भैया, इसी से है उप संयोजन यौगिक से, क्या है? CONH3 का होल 5, फिर Cl, फिर कोष्टक के बाहर Cl2। कह रहा CO का ऑक्सीकरण संख्या, CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो आप लोग ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल लिएगा। निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया? 3 प्लस में कितना आएगा? 3। देखिए क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका Cl2 लिखा है तो इसका हो जाएगा +2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में 1 होता है, उधर जाएगा -1 क्या हो जाएगा? तो +2 और माइनस उधर जाएगा, भी प्लस में हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा? +3 आंसर आ जाएगा। तो CO का ऑप्शन कितना मारेंगे आप लोग भैया? +3। क्या हो जाएगा? +3। चलिए अब आता है आपका सेकेंड पार्ट से, बहुविकल्पी। कह रहा ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है? बताइए भैया, ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है? अल्कोहल के। किसमें? अल्कोहल के। अल्कोहल के परीक्षण में आपको ल्यूकास अभिकर्मक दिखाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होगा? कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होगा? तो मैं ऑप्शन लिख के ही आपको बताऊंगा ताकि समझ जाइए। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है? CH3, COOH, ठीक है, HCOOH, HCHO, ठीक है, और CH3CHO। पूछ रहा है कौन सा नेस्लर, क्या नेस्लर करे, कौन सा फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो भैया आपको इसके भी में लिखाया गया होगा, इसमें भी लिखा होगा, इसमें भी लिखा गया। तो आपका जो एस्टिक एसिड होता है ये फेहलिंग विलयन से अपचयित नहीं होता है। जो एस्टिक एसिड होता है फेहलिंग विलयन में अपचयित नहीं होता है। चलिए फिर आ रहा है कि एक सूत्र दिया है CH3 का होल थ्राइस 3 फिर n दिया है या एक है, एक क्या है? जो ये सूत्र लिखा गया है एक क्या है? तो दिया है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। तो देखिए n के बाहर अगर 3 R जुड़े होते हैं तो CH3 R ही तो है, एल्किन समूह, तो कौन सा एमीन हो जाएगा? तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन? तृतीयक एमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनता है? यानी कार्बिल एमीन अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है भैया? तो आइसोसाइनाइड बनता है भैया। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। जिसको भी कार्बिल एमीन अपक्रिया याद होगी उसको याद होगा कि कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। अब आइए, दूध की शर्करा होती है, दूध की शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। चलिए आगे, सबसे मीठी शर्करा क्या है? तो सबसे मीठी शर्करा देखिए आपका दे रहा है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। तो फ्रैक्टोज करेंगे, अगर फ्रैक्टोज नहीं दिया रहेगा तब सुक्रोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे मीठी शर्करा क्या होती है भैया? फ्रैक्टोज होती है। चलिए आगे और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा डाइसैकेराइड है? तो ग्लूकोज भाई मोनोसैकेराइड है, फ्रैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, जाइलोज भी मोनोसैकेराइड है। तो आपका सुक्रोज दिया है, सुक्रोज क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। सुक्रोज कैसा है? डाइसैकेराइड। क्या डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो डीएनए में 4 क्षारक होते हैं, मेन तो 2 है, उन दोनों में 2-2 होते हैं। तो कौन सा नहीं होता भैया? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। तो आपका यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है, इसलिए डीएनए में वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि आपका जो यूरेसिल होता है डीएनए में नहीं होता। याद रखिएगा भैया, यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, डीएनए में नहीं होता है। अगर निम्नलिखित कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है? कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता? दिखा एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड। जो एस्टल्डिहाइड है आपका, एक कभी भी आपका
जो कहने जा रहा हूं क्रिया नहीं देगा। ठीक है, फिर कह रहा है एथिलेमीन, एक और अपक्रिया दिया है, एथिलेमीन पर अगर HNO3 की अपक्रिया करा दें तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा भैया क्या, एथिलेमीन पे जब क्रिया कराएंगे तो C2H5OH एल्कोहल प्राप्त होगा, एथेनॉल जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ग्लूकोज अब चायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज अब चायक गुण क्यों होता है भैया? एल्डिहाइड समूह के कारण। कौन समूह के कारण? एल्डिहाइड, क्यों? CHO उसमें होता है। देखिए ग्लूकोज में CHO होता है, ठीक है, अगर फ्रैक्टोज कहेगा, फ्रैक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है, यानी फ्रैक्टोज कीटोनिक होता है, ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है एल्डिहाइडिक होता है, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के कारण क्या होता है? अब चायक गुण पाया जाता है। ठीक, चलिए आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे लगभग हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, इतने बहुविकल्पी में से आपको बोर्ड में आ सकता है। चलिए अब आगे आपका आता है जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न। मैं एक एक करके पढ़ते जाता हूँ, जो जरूरत पड़ेगी लिख देंगे, वीडियो को स्किप ना करिए, ध्यान से देखते हुए जाइए। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको एक एक बताते चलते हैं। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा भैया, क्योंकि कल का केवल आप लोगों के पास टाइम है, यानी कल मतलब आज का ही टाइम है, इसको आज तैयार कर लीजिए। आपका 7 तारीख को ही केमिस्ट्री का एग्जाम है। देखिए मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, मोलरता को उदाहरण से समझाइए। मोलरता का परिभाषा यानी कहने मतलब है सूत्र उसका। प्रासरण क्या है? ठीक है, प्रासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, यानी सूत्र लिखना है प्रासरण दाब का, जो सूत्र होता है व्यंजक उसी को बोलते हैं। अगर निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित कीजिए, नॉर्मलता एवं मोलरता, मोललता और मोल अंश। ठीक है, इसका सूत्र लिखना है, संबंध मतलब सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है? यानी हिमांक का परिभाषा और उसके अणुभार द्वारा जब निकालते हैं यम, उसका संबंध लिखना है, सूत्र लिखना है, लेकिन परिभाषा लिखने के साथ साथ। ठीक है, फिर राउल्ट का नियम क्या है, इस परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं बताइए। राउल्ट की नियम की सीमाएं और उसका परिभाषा। फिर आ सकता है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है, इसका यानी इन दोनों का सूत्र भी लिखिए, यानी दोनों मोलर और मोलल, मोलर और मोलल में आपको अंतर भी बताना है, दोनों का सूत्र भी लिखना है। फिर कह रहा है, सवाल आ गया है, ठीक है, सवाल क्या है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया तो उसकी मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर जानते हैं आप, क्या मोलक संख्या बताइए, विलयन का आयतन लीटर में, इस पे रख के निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, मोलक संख्या निकालना पड़ेगा 15 ग्राम और उसका पोटेशियम का KCl करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर कहा है, क्वेश्चन है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। 25% भारानुसार दिया भैया, भारानुसार 25% दिया है, उसके विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाव निकालना है। फिर कह रहा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, उसी पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, सेम समझ लीजिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया है। कहा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 किलो केल्विन केजी प्रति मोल हो, उसमें वो मान दे दिया है आपको इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है, कह रहा जल में बने चीनी के 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ठीक है, ये सवाल है। फिर इसी पे एक सवाल और है, अगला 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासर दाब क्या होगा? ठीक है, और कह रहा आर का मान दे दी, आर का मान क्या होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। विद्युत अपघटनी में विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा आपको लिखना है। फिर कोल-राउस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल-राउस का नियम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर विद्युत रसायन श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत रसायन श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। फिर कह रहा है, आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन दिया है कि जड़यन जो होता है वो CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, Cu को विस्थापित कर देता है।
लेकिन कह रहा जबकि एजी नहीं करता है, जबकि एजी नहीं करता है, इसका कारण स्पष्ट करिए। तो कारण क्या भैया, क्योंकि ये इससे कम क्रियाशील होता है, सी से एजी कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको विस्थापित कर पाएगा नहीं। जेड अधिक क्रियाशील होता है तो सी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है उनको बताते चलते। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन सब बताएंगे आपको। बहुत धैर्य बना के ही वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखा जा रहा, क्यों मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है वही सेम इस पे ही आ गया, ठीक, कि जिंक धातु कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित करता है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता है। तो चाहे सोना का है चाहे सिल्वर का है, दोनों भैया वही होगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए उसको विस्थापित नहीं करेंगे। रेडॉक्स विभव क्या है, विद्युत रसायन श्रेणी की दो उपयोगिता। देखिए वो तो पहले बता दिया विद्युत रसायन श्रेणी के दो उपयोग, और उसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा देगा, रेडॉक्स विभव क्या है। चलिए आगे आ जाता है आपका कि निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो उसमें दिया है आपका, ऐसे दे देगा सेल, क्या दे देगा, इस सेल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, Zn +2, फिर ऐसे दे देगा Cu +2 ऑब्लिक Cu, यहाँ एक m दे देगा ऐसे, यानी ये आपको सेल दे देगा। इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और अगर मान दे दिए तो ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रोड विभव आपको मान रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके स्थिरांक का व्यंजक भी लिखिए। शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझा दीजिएगा, और इसका व्यंजक भी लिखना है, व्यंजक मतलब सूत्र लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए, और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए, भैया सिद्ध करना है, क्या करना है, आपको जो डेरिवेशन है प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, उसका व्यंजक निकालना है आपको। ठीक है, और ये अर्ध आयु काल से किस प्रकार संबंधित करता है, ये भी आपको सिद्ध करना है, अर्ध आयु काल भी निकालना है प्रथम कोट की अपक्रिया का। चलिए एक सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए प्रथम कोट का अपक्रिया का जो डेरिवेशन है वो हम हमारे वीडियो में है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, कुछ वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग उसको भी देख के क्या कर सकें, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया फर्स्ट अपक्रिया है। ठीक है, कह रहा उसका 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है टी हाफ के 10 गुना होता है। टी हाफ कितना होता है, 10 गुना। ये सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में लगा समय 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ के क्या होता है, 10 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिद्ध करिएगा देख के ही, चाहे जैसे ही आप, आपके पास अभी टाइम है एक दिन का, एक दिन में आराम सॉल्व करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। देखिए किसी किसी सवाल में न्यूमेरिकल और उसका परिभाषा भी ऐड कर देता है, जैसे फिजिक्स में दिया था, तो ऐसी गलती ना करें, परिभाषा हो तो उसको भी ध्यान से पढ़ें लिखें, और जो न्यूमेरिकल हो उसको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या दिया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या है। ठीक है, फिर दिया सवाल एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का 50%, ठीक है, 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, तो उसी अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 50% दे रहा पूर्ण होने में 10 मिनट, तो 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये भी सवाल हो गया इसमें। फिर कह रहा है एक और सिद्ध करना है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया 3/4 पूर्ण होने में, यहाँ 99% दिया था, यहाँ दिया 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्धायु काल के 2 गुना होता है। यहाँ 10 गुना था, यहाँ कितना हो जाएगा, पूछ रहा 2 गुना सिद्ध करना है, यहाँ 3/4 आएगा तो 2 गुना सिद्ध करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल और दिया कि प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अगर 10 मिनट समय लग रहा है तो 20% पूर्ण हो जाता है, तो उसी अपक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, टी बराबर 8। ठीक है, यानी 10 मिनट में कितना दिया है 20%, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, आगे और बढ़ते हैं। आपका सेकंड पार्ट से क्या क्या अभिक्रियाएं आएंगी, उन अभिक्रियाओं को, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लिख देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या चीज, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। ठीक है, राशिक प्रक्रम, ठीक, फिर डाउ प्रक्रम या डाउ विधि। ठीक है, इनके द्वारा, यानी ये तो प्रक्रम हो गए, या फिर पूछ सकता है कि इनके द्वारा फिनॉल बनाइए, इनके द्वारा क्या बनाइए, फिनॉल।
कि इनसे फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से ग्रिनार्ड विक्रम से, राशिक प्रक्रम से, डाउ विधि से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है, फिर कह ल्यूकास परीक्षण क्या है, अभी मैं चर्चा किया था ना, ल्यूकास परीक्षण के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो एल्कोहल के लिए। तो ये दे भी दिया ल्यूकास परीक्षण क्या है, एक किस प्रकार के यौगिक के लिए पहचान में काम करता है, तो एल्कोहल में काम करता है, किस प्रकार काम करता है ये भी बता दीजिएगा कि किस प्राथमिक एल्कोहल में क्या करेगा, द्वितीयक एल्कोहल में क्या करेगा, तृतीयक एल्कोहल में क्या करेगा। ठीक है, चलिए फिर आपकी बनाने विधियां आ गई है, कहा एथिल एल्कोहल। ठीक है, बनाने की दो विधियां लिखी है और रासायनिक समीकरण भी लिखी है, एथिल एल्कोहल बनाने की दो विधि और रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, आगे आ जाइए, फिर जरा फिनाल बनाने की दो विधियां लिखिए, समीकरण भी दीजिए। ठीक, आगे आ जाइए, और इसका दो रासायनिक गुण भी लिखना है, यानी कि फिनाल बनाने की विधि भी लिखना है और दो रासायनिक गुण भी लिखना है रासायनिक समीकरण के साथ। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने का प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, फिर आगे आता निम्नलिखित को समझाइए, एल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, और कह रहा है ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलेय होते हैं। ये आपको समझाना है कारण के साथ। चलिए फिर एक अपक्रिया है स्टीफन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, इसको लिखना है स्टीफन अपक्रिया क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने की विधि भी लिखना है, इसका समीकरण देना है स्टीफन अपक्रिया में। फिर प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड व एसीटोन बनाने की विधियां लिखना है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन भी कर सकते आ सकता है। ठीक है, फिर हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, ये भी देखिए, एक स्टीफन अपक्रिया हो गया भैया, अपक्रिया में ध्यान से नोट करते रहिएगा क्योंकि टिप्पणी में भी आता है, इससे भी आ जाएगा। तो स्टीफन अपक्रिया हो गया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, फिर स्मिथ अपक्रिया। ठीक है, और कौन सी अपक्रिया है ध्यान से देखते चलिए क्योंकि सेकंड पार्ट का है, सेकंड पार्ट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, स्टीफन अपक्रिया ये भी हो गया। ठीक है, आगे क्या आता है आपका, फिर आता है नाइट्रोबेंजीन, क्या आता है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखिए, मॉलिस परीक्षण दीजिए भैया, मॉलिस परीक्षण, तो मॉलिस परीक्षण किसके लिए किया जाता है भैया, सुक्रोज के लिए भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आप जो जैवाणु में पढ़ाया गया था उसमें दो तीन जगह मॉलिस परीक्षण है, उस मॉलिस परीक्षण को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, फिर कैसे सिद्ध करोगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है, यही सिद्ध करना है, जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 OH होता है, तो इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, पता चल जाएगा कितने OH समूह आते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनुलिन से फ्रैक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, इनुलिन से फ्रैक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, कह रहा किस बैक्टीरिया की सहायता से पशु सेल्यूलोज को प्राप्त करते हैं, फाइबर बैक्टीरिया। ठीक है, और र्यूमिनोकोकस दिया है, इसमें नाम दिया है। ठीक है, किससे प्राप्त करेंगे, चलिए आगे आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, इसका वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक वर्ग का कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए, यानी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के नाम व उनका सूत्र भी लिखना है। कि पेप्टाइड क्या होते हैं उनका वर्गीकरण कीजिए और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या, पेप्टाइड बंध का जो होता है। ठीक है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका अनुप्रयोग बताइए, ये भी हो जाएगा। प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन के प्राथमिक संरचना लिखिए और हमारे शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य भी लिखिए। फिर डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करिए, यानी वाटसन और क्रिक मॉडल लिखना था। ठीक है, और एक चीज, डीएनए में जो क्षारक होते हैं और आरएनए के क्षारक, डीएनए क्षारक और आरएनए क्षारक के जो अणुसूत्र होते हैं उन अणुसूत्रों की संरचना भी आप लोग बना लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए कल आप लोग को, यानी कल जब एग्जाम आप लोग का हो जाएगा उसका सॉल्व हम जरूर देंगे आप लोग को पूरा डिटेल के साथ, पूरा सॉल्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।